पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होती है, हृदय में, वृक्क में, मस्तिष्क में या उदर में। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ये होती है मस्तिष्क में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सोमेटोट्रोकिन हार्मोन नामक जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, अवृक्क से, गल ग्रंथि से या यौन ग्रंथि से। तो ये कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है क्या है? अनुकरण है, समायोजन है, प्रतिगमन है या रूपांतरण है? तो ये क्या है? ये है समायोजन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के मध्य व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को कहते हैं व्यक्ति भिन्नता, व्यक्तित्व, अनुकरण या समायोजन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तित्व भिन्नता। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गैरेट का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है रॉस का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों का ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर, कहानी सुनने पर, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर पर, उपरोक्त सभी पर। तो सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता। तो ये होता है व्यक्तिक भिन्नता। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। तो ये कहलाता है कल्पना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति। तो ये कहलाता है तर्क। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या कल्पना। तो वो कहलाता है व्यक्तित्व। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। व्यक्तित्व। अगला, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13 या 11 से 15। तो किस में प्रयोग किया जाता है? ये 3 से 11 में प्रयोग किया जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये सी कोइयोम बैकमैन, थर्स्टन, हरमन रोसाक या मुरे एवं मॉर्गन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये किसने किया था TAT का? तो ये किया था
मूरे और मॉर्गन ने। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्क, कल्पना, स्मृति या चिंतन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तर्क। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 P सिद्धांत प्रस्तुत किया? कार्ल जुंग, जूलियन सेटर या मॉर्गन आलपोर्ट या रेमंड केटल। किसका सिद्धांत है? तो ये केटल का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? रोजगार, अभिक्षमता, पारिवारिक परिस्थितियाँ, बुद्धि लब्धि, अचेतन क्रियाएं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अचेतन क्रियाएं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, व्यक्तित्व परीक्षण में रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण में प्रमुख होने वाले कार्डों की संख्या, जो प्रयोग, कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं वो बताना है। 10, 16, 20 या 25। कितने कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये 10 कार्ड का प्रयोग होता है। तो हम चले जाएंगे 10 ए विकल्प के साथ। हम चले जाएंगे। अगला, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। भाटिया बैठी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, कोटा प्राथमिक प्रपत्र या TAT। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा व्यक्तित्व के लिए? TAT। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, राजनैतिक, भक्तिहीन। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रकार है तो ये कौन सा है? बहिर्मुखी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, और बहिकेंद्रित व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, और दोनों का मिक्स होता है वो होता है उभयमुखी। अगला, चिंतन के साधन में एक है साक्ष्य रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संकेत। क्या हो जाएगा? संकेत। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, संकेत। चिंतन के साधनों में से एक है संकेत। संकेत, ठीक। अगला, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या ये सभी। तो ये सारी की सारी विधियाँ अच्छी हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। आदत अभिवृत्तियों के अर्जन को ही माना है अधिगम, स्थानांतरण, परिपक्वता, अभिप्रेरणा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अधिगम। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को अधिगम माना गया। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ।
अगला, अधिगम को प्रभावशाली विधि है। अधिगम की कौन सी प्रभावशाली विधि है? अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना या उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी विधियाँ प्रभावशाली हैं, तो हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी के साथ। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है, किसने लिखा है? वुडवर्थ ने लिखा है, थॉर्नडाइक ने, हिलगार्ड ने या क्रॉनबेक ने? किसने लिखा है? किसकी बुक है? तो ये हिलगार्ड की है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है तत्परता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुकरण का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम या अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल साहब हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक है या वुडवर्थ है? तो कौन है? यह है थॉर्नडाइक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है, बिल्ली पर, मेढक पर या वनमानुष पर? तो ये प्रयोग किया है कुत्ते पर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत स्किनर का है? तो यह है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ब्रूनर है या हॉल है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या उपरोक्त सभी नियम? तो सारे नियम थॉर्नडाइक के हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या बुद्धिलब्धि वक्र? क्या कहलाती है? तो ये होता है अधिगम वक्र। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आता है तत्परता का नियम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत? तो ये है आपका हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। तो हम चले जाएंगे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत विकल्प डी के साथ। अगला, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है।
अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार या अधिगम। तो ये कहलाता है अधिगम। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य सिद्धांत कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 5, 3, 4 या 6। मुख्य सिद्धांत कितने हैं? 3 सिद्धांत हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? कुत्ता, तोता, मनुष्य या बिल्ली। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो किस पे किया है? ये किया है बिल्ली पे। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। बिल्ली ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे बिल्ली के साथ। अगला देखते हैं। अगला है कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? समग्रता का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण आकृति का सिद्धांत या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत या उद्दीपन सिद्धांत या क्रियात्मक सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बालक की कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वो एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो वो कहलाता है परिपक्वता। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। एडवर्स, मॉर्गन, स्टर्नहोर्न या थॉर्नडाइक, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है मरे और मॉर्गन का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अधिगम मुख्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? केवल सीखने की मात्रा को, शिक्षण करने की दिशा को, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध का। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आगे देखते हैं। परियोजना विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जॉन डीवी, मैस्लो, कार्ल जूंग या किलपैट्रिक। तो ये किसकी है परियोजना? ये किलपैट्रिक है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रत्यक्ष एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर, योकम, थॉर्नडाइक या हल। तो किसने किया? ये है थॉर्नडाइक ने। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। कौन सा है? तो ये है रुचि। हम चले जाएंगे सी के साथ। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? टॉलमैन, स्किनर, कोहलर या हॉल। तो ये है स्किनर साहब। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विचार की गई किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, ध्यान, अभिरुचि, अधिगम। यह कहलाती है ध्यान। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ध्यान के निर्धारकों को बांटा गया है 2 भागों में, 3, 4 या 5 भागों में।
तो इसको बांटा गया है 2 भागों में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। कथन किसका है? क्रो एवं करो का, मैकडूल का, ड्रेवर का या प्रोफेसर भाटिया साहब का? तो ये कथन है ड्रेवर का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अभिरुचि के स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत, अजय स्रोत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों स्रोत हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।